आपकी एक रिपोर्ट है लक्ष्मी ईवाई रिपोर्ट, उसमें एक टर्म यूज हुआ है विमेन्स फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स, जिसका स्कोर दिया गया है ओनली 28.1%। इस नंबर का मतलब क्या है? नंबर ये दर्शाता है कि विमेन एक्चुअली फेल हो गई है। एक महिला जिसका अभी बस जॉब लगा है, उसको फाइनेंस की अपनी जर्नी को कैसे बिगिन करना चाहिए, उसके क्या स्टेप्स होने चाहिए? जो एक यंग गर्ल है जो जस्ट स्टार्टेड अर्निंग जर्नी, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि तो आज इस विमेंस डे स्पेशल पे मेरी गेस्ट हैं प्रीति राठी गुप्ता, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रमोटर हैं आनंद राठी ग्रुप की, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, पर उसके अलावा वो फाउंडर है लक्ष्मी की, जो कि इंडिया की पहली विमेन फोकस्ड फाइनेंशियल ऐप है। इस ऐप में स्पेशली फीमेल्स के लिए ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया है जहां पेमेंट से लेकर इन्वेस्टमेंट्स तक सारी चीजें एक ही ऐप में हो सकती हैं। आज के इस विमेंस डे स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इंडिया में अभी भी विमेन जो है फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर पाई, और इन सारी चीजों के लिए हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट स्टडी करी है जो कि EY और लक्ष्मी ने मिलकर पब्लिश करी है। ये रिपोर्ट हाईलाइट करता है कि कैसे विमेन आज भी इंडिया में फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में कितना पीछे है। मैम यही लड़की है, अब इसकी शादी होने वाली है, और ये वो सब्यसाची लहंगा से मेरे को रियलाइज हुआ, वहां से मैंने पिकअप किया कि अब जब शादी होती है तो अंदर प्री वेडिंग शूट, पोस्ट वेडिंग शूट, लहंगा, इवेंट्स। नाउ व्हाट शुड बी द रूल बुक फॉर दिस? मैं तो ये भी कहती हूँ कि कई बार शादी नहीं टिकती है पर उसके EMI टिक जाते हैं। मैं जब किसी को बोलती हूँ कि हमारा प्लेटफॉर्म है लक्ष्मी फॉर वुमेन, मैं मुझसे पूछते हैं व्हाई डू यू नीड अ सेपरेट प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन, और मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे या जितने प्लेटफॉर्म है उस पे की महिलाएं कितनी हैं। डू यू प्रपोज कि क्रेडिट कार्ड लेना अगेंस्ट FD इज अ बेटर वे टू स्टार्ट बिल्डिंग क्रेडिट, या म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन लेना वुड बी बेटर? क्रेडिट कार्ड टुडे देयर इज अ बिग गैप फॉर क्रेडिट कार्ड फॉर वुमेन। So Preeti ma'am, thank you so much for giving time on Sanjay Kathuria podcast. ये एपिसोड दो रीजन से स्पेशल है जी। पहले तो ये विमेंस डे पे है और आपने एग्री किया इस पे बात करने के लिए, एंड सेकंड दिस इज आल्सो माय 50th एपिसोड। Congratulations. Thank you so much. So you are on the half century of Sanjay Kathuria podcast. So thank you so much. Even a bigger pleasure yes, to be here. Yes, ma'am. Thank you so much for agreeing to do this with us. मैम आपकी एक रिपोर्ट है EY के साथ, लक्ष्मी EY रिपोर्ट, उसमें एक टर्म यूज हुआ है विमेन्स फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स जी, और जिसका स्कोर दिया गया है ओनली 28.1%। मुझे याद है 10वीं तक तो 35% मार्क्स नहीं आते थे, तो हमें जो है पासिंग नहीं मिलती थी। इस नंबर का मतलब क्या है? तो आपने सही कहा कि इस नंबर ये दर्शाता है कि विमेन एक्चुअली फेल हो गई है इन द फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स विद ओनली 28% रैंकिंग। ये जो इंडेक्स है ये मेजर करता है संजय कि वुमेन को कितना एक्सेस है, कितना इंक्लूजन है, कितनी एजेंसी है, यानी वो कितना खुद उस अपॉर्चुनिटी की या अथॉरिटी ले रही है अपने पैसे की, और फाइनली उसका क्या आउटकम है। तो जब हम जब उसको आप देखेंगे, आंकड़ों को देखेंगे, तो सबसे पहले जो एक्सेस वाला जो आंकड़ा है वो तो भी काफी अच्छा दिखता है, 9.1, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ वे वी आर देयर इन टर्म्स ऑफ एक्सेस। और हमारे देश में ये बहुत प्रगति हुई है इन टर्म्स ऑफ, आज वुमेन के पास 89% वुमेन हैव बैंक अकाउंट्स। जो जनधन के जो अकाउंट्स खुले थे उसमें 56% अकाउंट्स वुमेन के खुले थे। तो आज एक्सेस है। फिर हम आते, जैसे जैसे वो एक एक सीढ़ी हम चढ़ते हैं उतनी ही वुमेन ड्रॉप ऑफ हो जाती है। जैसे कि इंक्लूजन, जो कि आज के तारीख में बहुत बड़ा एक वर्ड है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि कितने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स वुमेन जो है वो उसमें इंक्लूडेड है। उसमें आज की तारीख में सबसे बड़ा हमारे देश में क्रेडिट रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक कॉनोटेशन है कि यानी कि आप एक्सेस टू कैपिटल करिए, ठीक है, तो उस पर मतलब आपको उधार मिल सके जी, बिल्कुल। और ये लार्जली जो हमारी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है वो सब उन्होंने काफी काम किया है उसमें भी समझिए आप 5.8 या 5.8% वो रैंक करती है, वो भी अभी काफी बाकी है। जैसे जैसे हम एजेंसी पे आते हैं, यानी कि विमेन खुद ये फाइनेंशियल टूल्स यूज कर रही हैं कि नहीं टू मेक देयर फाइनेंशियल लाइफ्स बेटर और टू बिल्ड वेल्थ, वहां हम देखते हैं कि विमेन एकदम पीछे हट जाती हैं। और फाइनली जब हम आउटकम मेजर करते हैं कि हमने शुरू किया 9.8 पे या 9.1 पे, जहां उनको एक्सेस है, वो आके सीधा 5.1, 5.3 पे आ जाती हैं, जहाँ की आउटकम जब हम मेजर करें कि कितनी विमेन अपनी वेल्थ क्रिएट कर रही है या फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर रही है, वो बहुत ही डिसमल है। और ये आंकड़ा ये दिखाता है कि ऑलमोस्ट जो 2/3
ऑफ जो वेल्थ क्रिएशन जर्नी है वो विमेन के लिए कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है और उस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा है। हम सब बातें कर रहे हैं एक्सेस की, हम सब बोल रहे हैं कि एक्सेस जरूर होना चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए, लेकिन क्या ये सारे फाइनेंशियल सिस्टम्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो विमेन यूज कर रही हैं या नहीं, और अगर यूज कर रही हैं तो क्या उनको फायदा हो रहा है, और नहीं कर रही है तो क्यों नहीं यूज कर रही है। मैम इसमें आपको, ये तो एक आउटकम होगा जी, उसका एक रूट कॉज कुछ होगा जी, आपको क्या लगता है इसके मेजर रूट कॉजेस क्या है, क्यों क्यों उस लेवल पे आके अचानक से 50% से ज्यादा ड्रॉप ऑफ हो रहा है? तो इसके बहुत सारे रूट कॉजेस हैं। मैं आई थिंक टॉप 5 एक बार जी। आपसे डिस्कस करूंगी, क्योंकि हमने जब हमारे प्लेटफॉर्म पे जब हम महिलाओं से बात करते हैं तो ये उभर के आती है जी। कि ये क्या कारण है कि आप नहीं इन्वेस्ट कर रही हैं। और बाय द वे मैं जब मैं जब किसी को बोलती हूँ कि हमारा प्लेटफॉर्म है लक्ष्मी फॉर वुमेन, तो प्राय मेन मुझसे पूछते हैं व्हाई डू यू नीड अ सेपरेट प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स तो हैं, और मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे या जितने प्लेटफॉर्म है उस पर गिनिए कि महिलाएं कितनी हैं, और आपको 10 से 12% से ज्यादा महिलाएं नहीं मिलेंगी। और वो भी हो सकता है जैसे कि अगर आपकी वाइफ का नाम है तो आप उनके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इट्स नॉट द ट्रू डेटा। तो जब हम बात करते हैं हमारी महिलाओं से तो 5 चीजें उभर के आती है। सबसे पहले तो एक जो कल्चरल हमारा सेटअप है, जहाँ हम ये बोलते हैं, हम वुमेन को बोलते हैं लक्ष्मी है, लेकिन ना तो वुमेन खुद बिलीव करती है कि मैं लक्ष्मी हूँ, और ना हम उनको ये एजेंसी या अथॉरिटी देते हैं। दूसरा है कि बहुत जो वुमेन की जो इकोनॉमिक रियलिटी है वो बहुत अलग है। फाइनेंशियल सर्विसेज अज्यूम करता है कि जो इंसान कमाना शुरू करे तो उनकी एक लीनियर जर्नी है, यानी कि वो हर महीने सैलरी होगी, हर महीने इनकम होगी, अर्निंग होगी, और वो अर्निंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती जाएगी। वुमेन की इकोनॉमिक रियलिटी ये है कि जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं, वुमेन की लाइफ में बहुत सारे मिनी रिटायरमेंट्स आते हैं। व्हेन शी हैज अ चाइल्ड, या कई बार शादी होती है तो शी हैज टू स्टेप बैक, या जस्ट जनरली केयर गिविंग के लिए। तो विमेन की लाइफ में ये जो मिनी रिटायरमेंट्स आते हैं दैट डू नॉट अलाउ कि आप एक लिनियर इन्वेस्टमेंट कर पाओ। तो विमेन की जो इन्वेस्टिंग जर्नी है वो बहुत साइक्लिकल है। जब हम कमाएंगे तो हम जरूर इन्वेस्ट करेंगे, जब हम नहीं कमाएंगे तो वो रुक जाती है। तीसरा है कि काफी फ्रैगमेंटेड जर्नी है आज इन्वेस्टमेंट की, कि हम बचत कहीं और करते हैं, पेमेंट्स कहीं और करते हैं, इन्वेस्ट कहीं और करते हैं, बोरो कहीं और करते हैं। इस चक्कर में विमेन मतलब पेमेंट्स और सेविंग्स तो कर लेती है पर इन्वेस्टमेंट छूट जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। चौथा, आई थिंक जब हम बात करते हैं विमेन से तो ये समझ में आता है कि इतनी सारी जो महिलाएं वो चिट फंड, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सब बहुत पॉपुलर जरिया है उनके लिए सेव करने का। तो हमें ये समझ में आया कि ये जो फेमिलियरिटी जो क्रिएट होती है, कम्युनिटी का जो सेंस होता है, वो बहुत जरूरी है। और इसीलिए जैसे लक्ष्मी पे भी हमने सबसे पहले कम्युनिटी क्रिएट की, जहाँ आप आके एक दूसरे से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है वुमेन के लिए। और आप ये कोई भी, आप पेरेंटिंग देख लें, आप फिटनेस देख लें, आप कोई भी चीज देख लें, वुमेन कम्युनिटीज बहुत पसंद करती हैं। और सबसे आखिरी है फाइनेंशियल लिटरेसी। अब जो फाइनेंशियल लिटरेसी भी है आज, ऐसा नहीं है, मतलब मैंने सालों तक इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंप्स किए हैं, तो लिटरेसी बहुत अवेलेबल है, लेकिन क्या ये मुझे एज अ वुमन, मेरे हिसाब से जिस लाइफ स्टेज पे मैं हूँ, और बाइट साइज रिलेटेबल कंटेंट मुझे मिल सकता है जहाँ मैं समझ पाऊँ, और ये कोई तरीके का अप्लाइड लर्निंग होना चाहिए। स्टडीज दिखाती हैं कि जब अप्लाइड फाइनेंशियल लर्निंग होती है तो विमेन 15 to 20% ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उनकी इन्वेस्ट करने की। तो जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो भी एक, जो विमेन के लिए जो किया जाता है वो काफी अलग तरीके से उनके हिसाब से स्ट्रक्चर किया जाता है। मैं एक माँ हूँ, मुझे वर्क भी करना है, मैं ऑफिस भी जाती हूँ, मैं बच्चों को भी संभालती हूँ, मैं सास ससुर को भी संभालती हूँ, मैं बाकी सब जो मेरी लाइफ में सब संभालती हूँ। अब अगर मुझे लर्निंग करनी है तो ऐसी लर्निंग, फाइनेंशियल लर्निंग करनी है या कोई भी लर्निंग करनी है, तो वो इस तरीके से होनी चाहिए कि मैं कहीं पे भी ऑन द गो, बाइट साइज, और जो मुझे समझ आए कि हाँ आज मुझे
घर लेना है, मैं सोच रही हूँ घर लेने का, या मेरे बच्चे की हायर एजुकेशन के बारे में सोच रही हूँ, तो वो किस तरह मैं कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे पूरा कोर्स करने की जरूरत नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जिनके कारण विमेन छूट जाती हैं ये पूरी। मैं कई बार बोलती हूँ कि हमने एक्सेस तो बना लिया एज अ देश, लेकिन वो एक्सेस का डोर खुल जाता है, लेकिन अंदर कोई पाथवे या स्टेयरकेस नहीं है विमेन के लिए। मतलब कोई रूट, एग्जैक्ट जी। रूट डिफाइन नहीं है। जी। मैम आप ऑलमोस्ट 2 मिलियन लोगों की कम्युनिटी चला रहे हैं, जी। आपने क्या इंप्रूवमेंट्स देखे हैं कम्युनिटी में आने के बाद फीमेल के इन्वेस्टमेंट बिहेवियर और पैटर्न्स में? तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जैसे ही लिटरेसी होती है, हमारा कोर है कि हम सबसे पहले विमेन को कैसे अवेयर करें, राइट इंफॉर्मेशन दें, फाइनेंशियल लिटरेसी दें। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि विमेन तो इन्वेस्ट नहीं करेंगी क्योंकि विमेन रिस्क एवर्स रहती हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अगर लिटरेसी हो जाए, अगर विमेन अवेयर हो जाए, तो वो डेट में इन्वेस्ट करेंगी, गोल्ड में करेंगी, लेकिन इक्विटी में भी करती हैं। तो इसको, इस बिहेवियर को एक्चुअली तो रिस्क अवेयर बोलना चाहिए, नॉट रिस्क एवर्स। और ये राइट बिहेवियर है फॉर एनी गुड इन्वेस्टर। तो जब वो आती कम्युनिटी पे, जैसे मैंने बोला कि 15 टू मतलब एटलीस्ट 15 to 20% ज्यादा उनकी वो हो जाती है, इन्वेस्ट करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, जस्ट बाय अप्लाइड लर्निंग एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। सेकेंड, ये देखा है मैंने कि कम्युनिटी के कारण जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जब महिला ये देखती है कि मैं अकेली नहीं, अगर मुझे एक प्रॉब्लम है, सपोज मेरी बेटी है, उसकी मेरे को हायर एजुकेशन के बारे में चिंता है, तो मैं कम्युनिटी से पूछ सकती हूँ कि मुझे ये फाइनेंशियल एडवाइस या मुझे ये फाइनेंशियल इनपुट चाहिए आप सबसे कि मैं कैसे प्लान करूं। तो हजारों महिलाएं आके वो बताती हैं उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। तो द फर्स्ट पॉइंट इज शी रियलाइजेस कि मेरी जो प्रॉब्लम है बहुत सारी महिलाओं की प्रॉब्लम है, मेरी अकेली नहीं है। और फिर जो एडवाइस आती है वो लर्न करती है उसको कैसे स्क्रीन करना। फिर हम लक्ष्मी के जैसे आके उसको मॉडरेट करते हैं, क्योंकि अगर किसी ने कहा कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर लो, तो हम आके बताते हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, आपको समझ के करनी चाहिए। तो आई थिंक सबसे सेकंड है कॉन्फिडेंस, जो वो खुद में बिल्ड करती है। देखिए, कॉन्फिडेंस प्लेटफॉर्म में बिल्ड होता है क्योंकि वो कम्युनिटी है, उनको लगता है हमारा ही प्लेटफॉर्म है। देखिए, खुद में एक ट्रस्ट और जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो बिल्ड करती है वो कम्युनिटी के द्वारा। एक बार जब वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, तो हमने ये देखा है कि ऑलमोस्ट 59-60% ऑफ द वुमेन जो इन्वेस्ट करती हैं वो विद इन द फर्स्ट मंथ इन्वेस्ट कर लेती हैं। आप कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन से पूछेंगे और बोलेंगे कि आप व्हाई डोंट यू गेट वुमेन कस्टमर्स, तो आपको ये जवाब आएगा कि वुमेन को फ्रॉम कॉन्वर्जेशन टू ट्रांजैक्शन लाने में बहुत समय लगता है। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे ये सॉल्व हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो इन्वेस्ट करती हैं महिलाएं, वो 1.5-2 महीने में अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर देती हैं, मतलब जितना अमाउंट डाल देती हैं। तो ये सारी चीजें, और देखिए बाकी तो आप ये सबको पता है, मतलब वॉरेन बफेट ने बोला है कि इन्वेस्ट लाइक अ वुमन। ये इसलिए क्योंकि हमारे पास वो डिसिप्लिन है इन्वेस्ट करने का। अगर हम गोल कोई सेट कर लें और उसके लिए इन्वेस्ट करें, तो हम उसको कंटिन्यूसली वो डिसिप्लिन रखते हैं। अगर मैंने कोई गोल के लिए SIP शुरू की, तो मैं डिसिप्लिन से वो करूंगी जी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, रिडेम्पशन जो है विमेन का फ्रॉम इन्वेस्टिंग फॉर अ पर्टिकुलर गोल, वो बहुत बहुत कम होता है कंपेयर टू मेन। सो ओवरऑल विमेन का इनहेरेंट नेचर अच्छा है इन्वेस्टिंग का जी। बस उनका वो पुश उनको चाहिए जो वो मोटिवेट कर दे टू। मैं इसको थोड़ा सा अलग कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि विमेन आर वेरी प्रॉफिटेबल कस्टमर्स। ओके, they are, because given all of these qualities, challenge ये है कि जो from conversation to getting them to invest, उसके लिए एक फाइनेंशियल डिजाइन ऐसी चाहिए जिसको वो ट्रैवर्स कर सके। और ये रिपोर्ट उसी के बारे में है कि क्यों हमारे लिए जरूरी है कि एक डिजाइन, जो फाइनेंशियल डिजाइन या जर्नी जो है या सिस्टम डिजाइन जो है, वो विमेन के लिए उनकी जो लाइफ जर्नी है, उनके जो बैरियर्स है, उसके लिए डिजाइन होना चाहिए। ठीक है ना। अब कुछ पर्सोनास पे चलते हैं जी। जैसे आज अगर हम बात करें फीमेल्स के लाइफ स्पैन में, सबसे पहला लाइफ स्पैन आता है जब वो अनमैरिड होती हैं, जैसे उनका जॉब लगा, अब वो कमा रही हैं इस टाइम पे, और इस टाइम पे ना बचपन की बहुत सारी एस्पिरेशंस जाग जाती हैं कि मेरे को वो महंगा बैग चाहिए, मुझे घूमने जाना है, ट्रैवल करना है। तो एक महिला जिसका अभी बस जॉब लगा है, लड़की जिसका जॉब लगा है, उसको फाइनेंस के अपनी जर्नी को कैसे बिगिन करना चाहिए, उसके क्या स्टेप्स होने चाहिए? संजय, पता है
एक चीज जो मुझे बहुत अखरती है कि हमारे यहाँ फाइनेंस या मनी मैनेजमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ स्कूल और कॉलेज करिकुलम। तो ऐसा नहीं है कि जब हम कमाना शुरू करते तो हमें पता है कि क्या करना है जी। और ये शायद सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि मैंने ये देखा है वहां पे भी विमेन छूट जाती है एकदम। तो जो एक यंग गर्ल है जो जस्ट स्टार्टेड अर्निंग जर्नी, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यू नीड टू ब्रिंग अ बैलेंस बिटवीन द ब्राइट फ्यूचर एज वेल एज द ब्राइट प्रेजेंट। क्योंकि हम सब कुछ करना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं फ्रेंड्स अगर फिल्म्स पे जा रहे हैं या कोई शॉपिंग कर रहे हैं तो मैं ना करूं, लेकिन सबसे पहले आप कम से कम 20% जो आपकी अर्निंग है उसको बस अलग कर लें और उसके बाद आप आपके बचे पैसों से आपके जितने खर्चे हैं वो करें। और वो 20% को भी इस तरीके से उसको डिवाइड करें कि सबसे पहले तो एक आप हेल्थ इंश्योरेंस लें। So you feel health insurance is the first? Is the first thing। हम आज एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जब आपने एक इंश्योरेंस ले ली तो आपके आगे की प्लानिंग की जर्नी है वो लिटरली प्रोटेक्ट हो गई। तो कुछ हो जाए, अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो आपको फिर पैसे आपके सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स में से निकालने की जरूरत नहीं जी। तो और कई बार तो ऐसा होता है बहुत यंग आप जर्नी में हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो आपको लिटरली बोरो करना पड़ता है पैसे। तो सबसे पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें, उसके बाद अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। क्योंकि आपका यंग है, करियर अभी स्टार्ट हुआ है, जॉब नहीं है या बिजनेस नया है, पता नहीं कैसा चले, तो कम से कम 8 to 10 मंथ्स की जो आपके लाइफस्टाइल खर्चे हैं उसको अलग इकट्ठा करके ऐसी जगह रखें जहां आपको इमीडिएटली एक्सेस हो। जैसे कि आप लिक्विड फंड्स में रख लें, आर्बिट्राज फंड्स में रख लें, कुछ 10% में भी सेविंग्स बैंक में भी रख लें, ताकि आपको ये रहे कि मेरे पास ये कंफर्ट रहे। और फिर उसके बाद जो बचे उसमें आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर दें द डे यू स्टार्ट अर्निंग। क्योंकि जब आप शुरू करते हैं यंग एज में, आप अपने लिए टाइम खरीदते हैं और टाइम सबसे प्रेशियस चीज है जब आप मनी को कंपाउंड करना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं जी। तो ये 3 चीज जरूर कर लें। और उसके बाद आपके जितने पैसे बचे उसको आप बिल्कुल एंजॉय करें। तो बेसिकली बकेटिंग कर लें, 20% तो पहले निकाल लें और उसके बाद ये 2 चीजें करके फिर आप अपना स्पेंड्स को प्लान कर सकते हैं। पर मैम इस टाइम पे खासकर जेनजी जो होती है वो एक लूप में फंस जाती है, वो है बाय नाउ पे लेटर और EMI ट्रैप में। तो क्या ऐसा किया जाए? और स्पेशली एज आई सेड कि एस्पिरेशन नहीं होती है, नया पेचेक होता है, चाहे 30,000 हो 50,000 हो, बड़ा अच्छा लगता है। तो इस टाइम पे एक प्रेशर होता है इंसान पे कि हम कुछ ना कुछ लोन ले लें और वो 20,000 का स्नीकर ले लें या वो 30,000 का बैग ले लें। तो इस इच्छाओं को कैसे मारे? कोई रूल बुक बना सकते हैं इसके लिए? हाँ बिल्कुल, मतलब हम ये कहते हैं कि आप जो भी EMI टाई अप कर रहे हैं, जो भी खरीदे आप, वो EMI आपकी 30% ऑफ योर अर्निंग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगेन क्या हो जॉब के बारे में क्या ना हो, और आपको सेविंग्स भी आपको साथ साथ करनी है, तो एक ये रूल बुक बना ले कि मुझे जो खरीदना है खरीदूं EMI पे, पर ये 30% ऑफ माई सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए मेरा EMI आउटगोइंग। एक बार ये कर ले तो आई थिंक इट इज ऑल राइट। मैं कई बार ये भी कहती हूँ कि थोड़ा सा एक समझ होनी चाहिए बैड डेट और गुड डेट के बारे में, जो कि अगेन जैसे मैं कहती हूँ कि ये सिखाया नहीं जाता है हमें स्कूल में। हर तरीके का लोन उस एज में सब लोन अच्छे ही लगते हैं कि मुझे कोई पैसा दे रहा है मैं खरीद लूँ, जो मेरी इच्छा है वो खरीद लूँ। लेकिन गुड डेट वो होता है जो आपकी कमाई की पोटेंशियल इंक्रीज करता है। आपने जैसे कोई एजुकेशन लोन लिया और जिसका इंटरेस्ट आपकी एबिलिटी टू अर्न हायर इनकम से कम है, तो वो आप ले लें। पर हम क्या करते हैं, हम आईफोन्स के लिए, सब्यसाची लहंगा के लिए ये सब लोन लेते हैं जो कि इंटरेस्ट रेट्स है एनीवेयर अपवर्ड ऑफ 18%। तो ये सारी जो हैं दीज आर क्लब्ड अंडर बैड डेट्स, और ये जहां तक हो सके अवॉइड करें। अभी आपकी उम्र, this is a good age for you to build more skill, build more capability, तो उस पे ज्यादा फोकस करें। Got it. अब मैम यही लड़की है, अब इसकी शादी होने वाली है जी। आई एम जस्ट टेकिंग अ लाइफ स्पैन सो दैट हम हर लाइफ के मोड पे एक लड़की के लिए क्या राइट होना चाहिए वो देखें जी। और ये वो सब्यसाची लहंगा से मेरे को रियलाइज हुआ, वहां से मैंने पिकअप किया कि अब जब शादी होती है तो अंदर प्री वेडिंग शूट, पोस्ट वेडिंग शूट, लहंगा, इवेंट्स। नाउ एंड वी हैव सीन मिडिल क्लास फैमिलीज
एंड क्या होता है, फादर मदर होते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं अपनी डॉटर से, तो वो प्रेशर में आ जाते हैं टू डू दीज हाई प्रोफाइल वेडिंग्स. थोड़ा सा सोसाइटल प्रेशर भी होता है कि अच्छी जगह शादी हो रही है तो अच्छे से करनी है. नाउ व्हाट शुड बी द रूल बुक फॉर दिस, कि हम भावनाओं में ना बह जाएं, बिकॉज यू एंड अप सर्विसिंग दैट लोन फॉर 5-10 years आफ्टर दैट. मैं तो ये भी कहती हूँ कि कई बार शादी नहीं टिकती है पर उसके EMI टिक जाते हैं. तो ये तो आजकल का फैक्ट हो रहा है. फैक्ट है, इसीलिए बहुत जरूरी है इसको बहुत प्रैग्मेटिकली देखना जी. आई थिंक स्पेशली जो वेडिंग वगैरह का जो लोन होता है, टिपिकली दैट इज आल्सो कंसिडर्ड नॉट अ वेरी गुड लोन. जी. तो आप उतना ही खर्च करें जितना पॉसिबल हो, फीजिबल हो आपके लिए. आजकल बहुत एक समय था जब बहुत अच्छी ग्रैंड वेडिंग करना बहुत मायने रखता था. आजकल स्पेशली यंगस्टर्स प्राइड लेते हैं कि हमने सस्टेनेबल वेडिंग की, हमने ऐसी वेडिंग की जहां हमने जस्ट हमारे क्लोज जो फैमिली रिलेटिव्स हैं उनको बुलाया. और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा चलन है, क्योंकि आप सही चीजों पे पैसे खर्च करें. ऐसी जगह ना करें कि हमें बहुत बड़ा फूड स्प्रेड चाहिए, हमें इतने बड़े आर्टिस्ट चाहिए, हमें इतने सारे लोग बुलाने हैं, बेस्ट ऑफ क्लोथ्स चाहिए. इनफैक्ट मैं तो आजकल देखती हूँ कि ये जो जनरेशन है, स्पेशली जो जेन जी है, बड़ी समझ से चलती है. वो ज्वेलरी भी रेंटेड पहन लेते हैं कि हमें उस पर भी स्पेंड नहीं करना है. तो ये बहुत अच्छी और नई सोच है और इसको अपनाने में बहुत प्राइड लेना चाहिए. क्योंकि आप अगर इतना आपने 5-7 लाख रुपए का एक लहंगा ले लिया, उसके अगेंस्ट लोन ले लिया, उसको आप दोबारा पहनेंगी नहीं पहनेंगी पता नहीं, प्रोबेबली नॉट, पर उसकी EMI चुकती रहेगी. सो आई थिंक टिपिकली वेडिंग्स एंड द कॉस्ट ऑफ योर वेडिंग should not be more than your yearly income. अब वो कई बार टफ होता है कई जगह, लेकिन अगर उसको एक थंब रूल पकड़ के चले तो आपको एटलीस्ट ये रहेगा कि मुझे इससे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए. तो एक एटलीस्ट बैरोमीटर आपके पास होगा. अब आता है मैम, आजकल एक बहुत मैसिव इशू होने लग गया है, वो है कपल फाइनेंसेस. जी. हस्बैंड भी कमा रहे हैं, वाइफ भी कमा रही हैं, दोनों की अपनी अपनी इंडिविजुअल एस्पिरेशंस भी हैं. फिर कभी कुछ आर्ग्यूमेंट होता है तो दोनों बोलते हैं हम अपना अपना कमा रहे हैं. सो एंड मैरिज आई फील इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट्स अ रिलेशनशिप. करेक्ट. बट स्टिल मनी मैटर्स बिकॉज मनी दोनों के हाथ में है इस टाइम पे. Right. तो राइट वे क्या होना चाहिए कपल्स को अपना फाइनेंस मैनेज करने के लिए? तो आपने बिल्कुल सही कहा. आई थिंक देयर आर स्टडीज दैट शो कि आज की तारीख में जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कपल्स होते हैं, लार्ज मेजॉरिटी ऑफ देम आर अराउंड फाइनेंसेस. तो इसीलिए शुरू से ही सबसे पहले तो आप शादी करें उसके पहले बात करें एक दूसरे से कि आपकी क्या फाइनेंशियल अडेप्टेबिलिटी देखें, आप कंपैटिबिलिटी देखें, आप कि आप क्या सोचते हैं पैसों के बारे में. मतलब इसमें भी गुड मैचिंग चाहिए. जी बिल्कुल. मतलब ये मुझे तो लगता है कि ये जो पत्रिका मैचिंग करते हैं उससे अच्छा है कि आप फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी देखें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ चलती है पैसों से. तो अगर इसमें आपकी सहमति नहीं हुई, आप दोनों एक तरीके से नहीं मतलब एक दूसरे के जैसे नहीं सोचते हैं, तो काफी तकलीफें हो सकती हैं. तो सबसे पहले तो वो जरूर करें. एंड लड़कियों को मैंने देखा है कि कई बार ये बहुत हिचक रहती है, हेजिटेशन रहती है कि मैं ये बात कैसे करूं, बिकॉज देन आई विल बी कंसिडर्ड मनी माइंडेड. लेकिन ये बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ एंड दिस मैरिज. दूसरा, जब आप शादी हो जाए तो वेरी क्लियरली इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू हैव अ जॉइंट अकाउंट फॉर ऑल योर जॉइंट एक्सपेंसेस. घर के खर्चे हैं आपके, जो भी खर्चे आप साथ करते हैं वो, पर बहुत मेरिट है कि आप एक इंडिविजुअल अकाउंट भी रखें अपना. क्योंकि लड़ाइयाँ किस बारे में होती है कि अच्छा तुमने तो इतना गोल्फ पे खर्च कर दिया, मुझे स्पा में नहीं खर्च करने मिल रहा है. तो एक इंडिविजुअल अकाउंट रखें आप, जिसमें जो आपकी जहां पे आप स्पेंड करना चाहें वहां पे आप वो स्पेंड करें. तो ये थोड़ा सेग्रीगेशन करने से आई थिंक लाइफ काफी सिंप्लीफाई हो जाएगी, आपकी फाइनेंशियल लाइफ एटलीस्ट. और इसमें एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि एवरी पर्सन, मतलब कई बार कई घरों में मैं ये स्पेशली जब मैं विमेन से बात करती हूँ तो इन्वेस्टमेंट का जो देख रेख है वो मैन ऑफ द फैमिली का. मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगी कि एवरी वुमन शुड हैव एजेंसी एंड कंट्रोल ओवर सम ऑफ हर मनी, डू हर ओन इन्वेस्टमेंट्स. पर्टिकुलरली कुछ गोल्स है जैसे इमरजेंसी और रिटायरमेंट है, वो उनको खुद को करना चाहिए, खुद को मैनेज करना चाहिए. इसलिए नहीं कि योर हस्बैंड इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ और योर पार्टनर इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, बट इसलिए क्योंकि ये हमारे गोल्स हैं. आपके क्या गोल्स है वो आप बेस्ट समझ सकती हैं. और दूसरा, ये इतना डायनामिक वर्ल्ड है, कल क्या हो पता नहीं.
कोविड के समय हमने लक्ष्मी में एटलीस्ट 500 वुमेन को हैंड होल्ड किया है, ये समझने के लिए कि उनका पैसा कहाँ है, इंश्योरेंस कहाँ है। तो ये सब चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जब मतलब आज एवरी वुमन इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर फिटनेस, तो हम हमारे हस्बैंड को तो नहीं बोलते हैं कि आप मेरे लिए योगा कर लो मैं फिट हो जाऊंगी। तो सिमिलरली आपकी फाइनेंशियल फिटनेस आपकी इट्स योर मैंडेट एंड यू हैव टू डू इट। एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस का भी मुझे केस याद आता है मैम ये बात सुन के जी। एंड शी वाज इन अ मैरिज फॉर 8 years एंड देन उनका डिवोर्स हुआ एंड शी सेड इट पब्लिकली कि मैंने उसके बाद रियलाइज किया कि हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज टू मैनेज माय ओन मनी, बिकॉज अब मेरे को आता ही नहीं, आई वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन माय हस्बैंड फॉर दैट। तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे मैनेज करना चाहिए। नहीं, ये चीज एक्चुअली बहुत कॉमन है। द वुमेन हु एक्चुअली टेक टू मनी मैनेजमेंट, अ लार्ज मेजॉरिटी डू इट आफ्टर समथिंग बैड हैज हैपेंड, कि कुछ बुरा हुआ हमारे साथ उसके बाद हम करना शुरू करते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप डे 1 से शुरू कर दीजिए, ताकि फर्स्टली कुछ बुरा हो ना, और अगर हो तो आप यू आर इन अ वेरी गुड फाइनेंशियल कंडीशन। सो बी प्रिएम्प्टिव नॉट रिएक्टिव। एब्सोल्युटली। अब मैम तीसरा एक स्टेज आता है और अभी रिसेंटली मुझे एक फ्रेंड के साथ हुआ, शी हैज बीन मैरिड फॉर लॉन्ग एंड उनका बच्चा नहीं था एंड शी रिसेंटली गिव बर्थ टू अ गर्ल चाइल्ड एंड इससे पहले मैं उनका बिहेवियर देखता था, शी वाज बिग स्पेंडथ्रिफ्ट, हर साल उसको 2-3 बैग खरीदने हैं, ट्रैवल पे जाना है, वेकेशन पे जाना है, एंड द डे हर डॉटर वाज बोर्न आई थिंक शी टर्न फ्रॉम अ गर्ल टू अ मदर एंड सडनली उनके इमोशंस है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ गोल्ड ले लेती हूँ, उसके बर्थडे जन्म पे जो भी पैसे आए उसको मैं SIP कर देती हूँ या लमसम में पैसा डाल देती हूँ। व्हाट चेंजेस एट दिस मोमेंट विद इन अ फीमेल दैट शी सडनली स्टार्ट्स नाउ थिंकिंग अबाउट मनी? क्योंकि हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट है सेफ्टी। ये हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है, और स्पेशली सेफ्टी ऑफ आवर चिल्ड्रन। जब बच्चे हो जाते हैं तो हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है उनकी सेफ्टी। हमने 3 साल पहले एक सर्वे किया था जहां हमने ऑलमोस्ट 3-4,000 वुमेन से पूछा कि आपका टॉप मोस्ट फाइनेंशियल गोल क्या है। अक्रॉस द बोर्ड 99% वुमेन सेड हमारी बच्चों की हायर एजुकेशन, पढ़ाई या उनकी जो भी उनके लिए हमें जो करना है उनकी सिक्योरिटी। तो दैट इज इंस्टिंक्टिव, यू नो, इट्स नोन कि अच्छा माँ का जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट है कि मैं कैसे अपने बच्चे के लिए सब सेफ्टी प्रोटेक्शन क्रिएट करूं। सो आई थिंक दैट चेंजेस। सेकेंड, आई थिंक यू जस्ट बिकम अ लॉट मोर रिस्पॉन्सिबल, राइट? अभी तक तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपको थी। अब जब बच्चा हो जाए तो आपको लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे भी लेनी है, और उसका जो भी प्लानिंग करनी है वो मुझे करनी है। इस पे भी मैं ये कहूंगी कि very few women move beyond fixed deposits, gold. आज भी हमारे यहाँ चलन है कि अगर बेटी हुई तो अच्छा गोल्ड खरीदना शुरू कर दो जी। और वो गोल्ड भी हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं या डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं। आज भी हम वी डू नॉट लुक एट गोल्ड ETFs या गोल्ड एनी एफिशिएंट मैनर। और अभी भी बहुत कम हम कैपिटल मार्केट्स या ग्रोथ एसेट क्लास के बारे में सोचते हैं। हमारी कम्युनिटी पे सबसे पहला क्वेश्चन होता है सुकन्या समृद्धि योजना जी, या इस तरह के मोर सेफ एंड प्रोटेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स। और ये समझाना, मतलब जब हम ये सेशंस करते हैं कि भाई आप अगर अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए कर रहे हैं तो उसमें आप इन्फ्लेशन का ध्यान रखें। आज एजुकेशन इज द मोस्ट हाईएस्ट इन्फ्लेशन प्रोन स्पेंडिंग। ईयर ऑन ईयर एजुकेशन पे हम देख रहे हैं कम से कम 12 to 14% इन्फ्लेशन हो रहा है। तो उसके लिए अगर आपको पैसे इकट्ठा करने हैं और ये प्रोवाइड करना है अपने बच्चों को, तो जरूरी है कि आपको पैसे, इनमें से कुछ पैसे इक्विटी में डालने ही पड़ेंगे। तो उसकी प्लानिंग कैसे करें? तो आई थिंक ये थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि जैसे मैंने कहा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जैसे हम लिटरेसी करते हैं या उसके बारे में सेशंस करते हैं, देन वुमेन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ये तो दिस मेक सेंस फॉर मी कि लॉन्ग टर्म मुझे इसमें डालना चाहिए। हम आपको लगता है कि जैसे आज भी परिवारों में बच्चों के साथ और खासकर बेटियों के साथ पैसे की बात यंग एज में, जब वो 15 साल के हो रहे हैं, 16 साल के हो रहे हैं, बिल्कुल की ही नहीं जाती। हमारे डिनर टेबल डिस्कशंस होते ही नहीं है। तो आपको लगता है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि खासकर गर्ल चाइल्ड को नहीं पता होता कि पैसे क्या करने, और थोड़ा बहुत जो वो मम्मी से बात करती है तो मम्मी बोलती है जी मैंने पापा के पर्स में से कुछ निकाल लिए पैसे, या मैंने थोड़ा सोना खरीदा हुआ है, तो उनका माइंडसेट एकदम वहीं पे फ्रेम हो जाता है। बिल्कुल, आई थिंक 2 चीजें। एक तो हम कॉन्वर्सेशन इनफ नहीं करते हैं अभी भी प्राय घरों में, और ये एक्चुअली गर्ल और मेल चाइल्ड दोनों के साथ होता है। जब पैसों की बात होती है तो बच्चों को हम बोलते हैं अच्छा तुम जाओ, हम बात कर लेंगे। यू डोंट वांट योर चिल्ड्रन टू लर्न। तो आई थिंक बच्चों को इंक्लूड करना,
फाइनेंशियल कॉन्वर्जेशंस में कि हम किस तरह बचाते हैं। और आज की तारीख में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज एक बच्चे के पास इतना ज़्यादा वर्चुअल पुश है कि ये खरीदो, ये लेना है, ये नया आया है, मेरे फ्रेंड के पास है, तो उसको कैसे आप समझा पाएं कि बैलेंस ज़रूरी है बिटवीन स्पेंडिंग एंड सेविंग। तो ये कॉन्वर्जेशन बच्चों में होना ही चाहिए, जो कई घरों में नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि आप छोटे बेटे से बात कर रहे हो या बेटी से नहीं। हाँ, कई घरों में ऐसा भी है कि बेटे से शायद कर रहे हो, बेटी से बिल्कुल नहीं, पर प्राय बच्चों के साथ ये बात नहीं होती। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, रोल मॉडल्स क्या है हमारे पास। आज अगर मेरे घर में एज अ वुमन रोल मॉडल है कि मेरे पापा पैसे के डिसीजंस लेते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, या वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और मेरी मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेव करना और घर चलाना, तो इनहेरेंटली इम्प्लिसिटली मेरे पास ये मैसेजिंग आ रही है, सबकॉन्शियसली मैं यही कंज्यूम कर रही हूँ कि अच्छा, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी या घर का खर्चा चलाना नहीं, ये तो कोई मेल का ही है। तो आई थिंक राइट रोल मॉडल्स होने भी बहुत जरूरी है। और मैंने ये देखा है जिन घरों में मदर्स इक्वल पार्टिसिपेशन करती है फाइनेंशियल कॉन्वर्जेशंस में, वहाँ गर्ल्स आर फार मोर कॉन्फिडेंट, और उनको ये नेचुरली आता है कि अच्छा, ये तो मुझे करना ही है। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। तो कॉन्वर्सेशन एंड रोल मॉडलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, आपकी रिपोर्ट जब मैं पढ़ रहा था तो एक बड़ा शॉकिंग डेटा मैंने देखा कि क्रेडिट का एक्सेस टू फीमेल एंटरप्रेन्योर्स इज वेरी वेरी लेस जी, और एसएमई क्रेडिट में उनको अवॉइड किया जाता है। ऐसा क्यों है एंड व्हाट इज दैट परसेंटेज डेटा जो बताया गया रिपोर्ट में? तो आई थिंक ये तो वाइड स्प्रेड डेटा है कि टुडे फॉर every 100 rupees that goes for any entrepreneur, whether it is credit, whether it is equity, only 4 to 5 rupees comes to a woman. तो ये और इसके बहुत सारे reasons हैं। I think one of the biggest reasons is that जो credit scoring जो mechanism है, जो system जिस हिसाब से बना है, that again assumes कि आप क्रेडिट स्कोरिंग जब करते हो तो आप देखते हो कि अच्छा, ये कौन कितनी कमाई है, कितने खर्चे हैं, एक्सेट्रा। उसमें विमेन कहीं फिगर ही नहीं करती है, बिकॉज एक तो हमारा आई थिंक जस्ट जनरली पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स इतना पुअर है। देयर आर ओनली 53 women in workforce compared to every 100 men. तो अर्निंग ही हमारी कम है, बहुत कम women है जो अर्न कर रही हैं, और जो अर्न कर रही हैं वो टिपिकली अवॉइड करती है कि मैं क्रेडिट ना लूं। तो हमारी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी कैसे? किसको लेंड किया जा रहा है? अगर विमेन को लेंड भी किया जा रहा है तो माइक्रो फाइनेंस में लेंड किया जा रहा है, which is very high interest rate, and that's not really helping them. It may actually send them on a debt spiral, right? तो एक क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होना, अर्निंग जो वेज अर्निंग गैप है, सेकेंड पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स से अर्निंग गैप भी आज हम 73 rupees for every 100 rupees that a man gets we get. तो हमारी ability to actually reach out for credit is just lower. इसमें भी एक बहुत बड़ा कल्चरल ओवरहैंग है that women shy away from credit. अगर मुझे कोई चीज करनी हो तो मैं बहुत मुश्किल से जाके वो क्रेडिट लूंगी, और फिर जब मैं जाती हूँ कोई बैंक के पास या कोई लेंडर के पास, तो टिपिकली देन दे वांट टू लुक एट ऑल ऑफ दीज स्टैटिस्टिक्स व्हिच एक्चुअली वी डोंट कंफर्म टू। जैसे मैंने कहा, हमारी साइक्लिकल फाइनेंशियल लाइफ है, तो क्योंकि हम कंफर्म नहीं करते तो हमारे क्रेडिट का एक्सेस मुश्किल होता है। आई मीन टिपिकली आज कोई वुमन है जिसने वर्क किया हो, शी इज वर्क फॉर 10 years before she stepped off the workforce, and because she gave birth to a child, तो जब उनकी स्टेटमेंट्स पढ़े जाएंगे कि वो कितना अर्न करिए, कितना स्पेंड करिए, तो उसमें वो गैप दिख जाएगा। तो आई थिंक देयर आर मेनी थिंग्स लाइक दिस दैट डू नॉट अलाउ फॉर द राइट वे टू असेस क्रेडिट। और इसकी डाइकोटमी ये है कि विमेन मेक फॉर द बेस्ट बोरोवर्स। मतलब ये पूरी दुनिया को पता है कि अगर आप कोई वुमन को लेंड करोगे तो 99% चांस है वो पैसा आ जाए जी। तो ये जो गैप है वो भी एक सिस्टम एक फेलियर है फाइनेंशियल सिस्टम्स का। और इसीलिए विमेन, और मेरा ये मानना है कि आई थिंक आवर कंट्री इज गोइंग टू चेंज वेरी रैपिडली बिकॉज विमेन आर पार्टिसिपेटिंग मोर एंड मोर इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये जो क्रेडिट गैप है जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, और अब गवर्नमेंट काफी कुछ कर रहा है to enable credit to women, but it also needs a lot of
the entire ecosystem to come together. Hmm. Banks hai, NBFCs hai, women themselves to stand and say, okay, I will reach out for this credit. तो ये एक शॉकिंग रियलिटी है हमारे देश की, और होपफुली ये धीरे धीरे, और इसमें एक बड़ा रोल इन्वेस्टमेंट प्ले कर सकता है, क्योंकि अगर एक वुमन द डे शी स्टार्ट्स अर्निंग, अगर वो अपनी SIP करना शुरू कर दे, अपने इन्वेस्टमेंट कॉर्पस शुरू कर दे, तो ऑब्वियसली द एबिलिटी टू बोरो इंक्रीजेस. तो हमारी महिलाएं जितने हमारे प्लेटफॉर्म पे जिनके पास क्रेडिट स्कोर नहीं है, हम उनको यही कहते हैं कि आप अपने कंटिन्यूस SIP कीजिए और उसको एज अ कोलैटरल यूज करके और बोरो करिए. उसमें दो चीज होती है. एज अ वुमन आई फील मोर कॉन्फिडेंट टेकिंग क्रेडिट कि अच्छा अगर मैं क्रेडिट कोई कोलैटरल दे के ले रही हूँ, and second she is also building a credit score as she is repaying that loan. So I think these are tools that enable women to start building credit score if it's not there. कुशा कपिला ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो एक बार लेने गई थी क्रेडिट कार्ड को, उनको क्रेडिट कार्ड नहीं मिला क्योंकि उनका सिबिल स्कोर नहीं था. डू यू प्रपोज कि क्रेडिट कार्ड लेना अगेंस्ट FD इज अ बेटर वे टू स्टार्ट बिल्डिंग क्रेडिट, या म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन लेना वुड बी बेटर? I think दोनों चीजों के अलग अलग the use case is very different. Credit card today there is a big gap for credit card for women. अच्छा. मतलब जो top 1% women है उनको तो access है credit card का, but otherwise it's always a challenge for women to get access to credit card. In fact हमारे पास बहुत सारी companies आती है जो कहती है कि हम credit card launch करना चाहते हैं, और क्योंकि आपकी इतनी सारी women है, we want to work alongside, and I think that's a great great initiative, and you know we are very happy to participate, and we're soon going to work on that. Loan against mutual funds is, the use case is very different, because credit card ideally you have to repay that entire money within the month. जी. Right? नहीं तो आपके interest rates पता नहीं कहाँ लग जाते हैं. लेकिन कैसे, जैसे यूज केस है कि मेरे चाइल्ड के एजुकेशन के लिए कुछ मुझे बोरो करना है, आज आप देखेंगे अब हमारी कंट्री में एवरेज हाउस होल्ड स्पेंड्स अबाउट 35 to 40 lakhs on every child's education. पर ये अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है, तो मोस्ट हाउस होल्ड्स बोरो. तो अगर आप इसको कोलैटरल, आपने एक फंड क्रिएट किया, उसके अगेंस्ट आपने बोरो किया, तो दो चीजें होती हैं. एक तो आप बोरो करते हैं एट अ मच लोअर रेट. सेकंड, आपको पैसे एक साथ नहीं देने पड़ते हैं, यू कैन रीपे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड एक्चुअली थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका जो कॉर्पस है वो इंटैक्ट, जो आपने क्रिएट किया इन्वेस्टमेंट वो इंटैक्ट है, वो बढ़ता जा रहा है फॉर योर गोल, और उसके अगेंस्ट आप लेते हैं. बोथ हैव डिफरेंट यूज केसेस, बट इन बोथ आई फील दैट बोथ आर ग्रेट यूज केसेस फॉर वुमेन, क्योंकि हमें फॉर अस आई थिंक वी फील मोर कंफर्टेबल कि हमने जो बोरो किया है हमने अगेंस्ट अ कोलैटरल किया है. And both these can help you create your CIBIL score, credit score. That is phenomenal, ma'am. I think it's a very actionable tip जो आपने दिया है. अब मैम आते हैं कि आपकी जो जर्नी रही है पर्सनली, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से स्टार्ट होके, जिनके पहले आपके फादर और हस्बैंड जॉब करते थे, फिर वहां से ये ग्रुप बना आनंद राठी, फिर आज ये ग्रुप अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, लिस्टेड कंपनीज हैं. तो हाउ हैज योर रिलेशनशिप विद मनी चेंज्ड over these phases of your life, when let's say money was not that much when he was there and now the kind of wealth you have? कैसा आपका रिश्ता कैसा रहा है पैसे के साथ? I would say I think the reason I started Lakshmi was because I realized कि मेरा relationship इतना healthy है, पर ऐसा सब women के साथ क्यों नहीं है. तो I think beginning from a place where we had to budget वेरी स्ट्रांगली कि हमें कहाँ खर्च करना है, हमें ये डिसीजंस लेने पड़ते थे कि हमारी नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, और वो लिमिटेड मीन्स में कैसे रहना, वो एक बचपन की आदत हो गई है. तो आई थिंक दैट हैज कंटिन्यूड एंड दैट हैज बीन वेरी हेल्पफुल. सो नो मैटर आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव लर्नड इज कम रेन कम सनशाइन, एटलीस्ट आप अपने जो बजट मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट एट होम, उसको एक इस तरीके से करें कि यू आर नेवर गोइंग ऑफ द चार्ट्स. दूसरा आई थिंक, जब मैं ये कई बार कहती हूँ कि जब मैं 16 साल की थी तब माय फादर कॉल्ड मी टू हिज ऑफिस एंड दैट टाइम ही वाज डूइंग अ जॉब एंड ही सेड आई वांट यू टू एक्चुअली सिट एंड लुक थ्रू आवर पोर्टफोलियोज एंड मैनेज देम. और उस टाइम व्हेन आई वाज 16 इंटर्नशिप वाज नॉट अ थिंग. जी. I genuinely felt that my father doesn't want me to spend more time with college friends. That's why he's saying come to office. But I think that has been the best gift he's given, because that was my
first step into understanding capital markets, understanding how equity can actually grow your wealth. And then after that मैंने अपने चाचा जी के साथ वर्क किया जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर थे. और उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो मैंने मेरे हस्बैंड के लिए, बिकॉज आई अंडरस्टूड दिस बिजनेस, आई सेट अप द स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस देन. And then of course we came together, Papa and my husband and me, and we started Anand Rathi. This was 31 years back. Wow. तो essentially I find, there are normally हम पूछते हैं लोगों से हमारे प्लेटफॉर्म पे कि आपको जब हम कहते हैं मनी तो कौन सा इमोशन फर्स्ट आता है, एंड नॉर्मली द आंसर्स आर फियर, एंजाइटी, और मेरे दिमाग में वो वर्ड आता है अपॉर्चुनिटी, कि आप उसको कैसे अच्छे से मैनेज करें ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें. So I think it's been a great relationship. We all, I think there's no shying away from the fact कि money is an enabler. इसके बारे में बात करना ज़रूरी है, इसके बारे में सोचना ज़रूरी है. So it's been a great relationship. Ma'am, statistically, being a Marwadi, Baniya or Jain gives you a better chance at having a better relationship than towards money. So what are those 3-4 things which these communities do separately as compared to the other communities where they have a better relationship with money? आप कह रहे हैं जैसे आपके फादर ने आपको 16 साल में इन्वॉल्व कर दिया था, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो अलग है? So I don't know. I have to get my hands on this study. I don't have this study, but I think just essentially, I would say any household or any community that focuses on wealth creation and not just living in the present. ये एक बहुत बड़ा, and I'm not, again, I don't think this, I would not apply this to community. I would apply it to every household. जहाँ आप एक सही बैलेंस लेते हैं, जहाँ आपकी सोच ये है कि हमें we don't need to live rich, but we need to create wealth. इसमें बहुत फर्क है. और ये I don't know whether this is a community ideology. I'm not sure about that, but it is definitely the right idea. It's the ideology of people who've created long-term wealth. Got it. Where they are saying कि मुझे, the difference between being rich and wealthy is कि अगर आप rich हो तो आपके पास जितने पैसे आ रहे हैं, you have the ability to spend, live a great life, etc. Wealthy is when you've created enough corpus कि आपने ऐसी इतने आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर लिए कि आपकी लाइफ इज, यू आर एबल टू सस्टेन इट इन अ कंटिन्यूअस मोमेंटम. जैसे आप रह रहे हैं अभी वैसे आप कंटिन्यू करेंगे. एंड आई थिंक इन दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है. आज की जो दुनिया है उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम इंटेंशनली अनइंटेंशनली ये चाहते हैं कि हम दिखाएं कि हमारे पास कितना पैसा है. आपने जैसा कहा ये बैग्स हैं या कार्ड्स हैं या जो भी है, these are all, yes, sometimes it could be to give us happiness, but at the end of the day, if you're doing things to create, to sort of show your earning ability or status, I think it takes away from long-term wealth creation and preservation. तो मुझे लगता है ये ज्यादा फर्क है. अब वो कम्युनिटी वाइज है कि नहीं मुझे ये पता नहीं. नहीं मैम, वो तो है वैसे. We always see this, but and it's very great, good, and others should learn from this community. And another thing which I want to ask you, ma'am, is कि any business is generally born out of a pain, or an opportunity तो होती है, but pain converts into an opportunity. तो आपके पास already कितना set business है, you have brokerage and so many other arms of Anand Rathi Group. Why did this Lakshmi idea come to you 6-7 years back, and within that span you have gathered 2 million females on your platform? It's commendable. तो ये आया कहाँ से idea? Actually, अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज में हो तो ये आपको, एंड स्पेशली इफ यू आर अ वुमन, तो आपको ये दिखता है, साफ साफ नजर आता है कि women, शुरू में जब हमने शुरू किया था तो ये भी था कि there weren't enough women in the organization also within financial services. तो सबसे पहले तो हमने वहाँ फोकस करके डाइवर्सिटी क्रिएट की, लेकिन वो करने के बाद भी हमें लगा कि दूसरी तरफ women नहीं है, एक्सेस नहीं है हमें women का. Women are not coming to talk about money. I mean, there was a time when I visited about 1,000 of our locations, and वहाँ पे women से मिलना ही नहीं हुआ. We would meet clients. We would do investor awareness camps, पर उसमें women नहीं होती थी, गिनी चुनी होती थी. So I think वो एक बड़ा गैप दिखता है. But then over a period of time, जब demonetization हुआ तो you realize कि women के पास wealth तो बहुत है, savings तो बहुत है, wealth नहीं है, savings तो बहुत है. जैसे जैसे ये I think technology, smartphone penetration, पूरा digital
इकोसिस्टम क्रिएट हो गया, तो लगा कि ये सही टाइम है इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए। जी। और मैं आसपास कभी भी, मैं जब भी मेरी फ्रेंड्स से या घर के स्टाफ या ऑफिस के स्टाफ या किसी से भी बात करती, कलीग से, तो ये उठ के आता था कि विमेन अगर वो फाइनेंशियल सर्विसेज में है या ना हो, वो अपना पैसा मैनेज नहीं कर रही है, और उसके कारण, उसके चलते उनको कई परेशानियां आती है, पर्सनल प्रोफेशनल, कई जगह को लिमिटेशन हो जाती है, वो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। इसीलिए दैट इज हाउ लक्ष्मी वाज बोर्न, एंड ऑफ कोर्स दिस वाज पिच्ड एज एन आइडिया इन हार्वर्ड बिजनेस क्लास। तो मैं वहाँ पढ़ने गई थी, तो उन्होंने हमें कहा गया कि आप एक ऐसा बिजनेस बनाइए, आइडिएट करिए जिसकी कोई ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी हो, ब्लू ओशन बिजनेस हो। तो फर्स्ट टॉप ऑफ माइंड था, तो इसीलिए ये वहाँ पिच किया, तो ये बहुत वेल रिसीव्ड हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। आज अगर आप आंकड़े देखेंगे तो टुडे विमेन रिटायर विद 40% लेस वेल्थ देन मेन। और उसके बहुत सारे कारण हैं। वन, जेंडर पे गैप है, लेस विमेन अर्निंग मनी है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि जो सेविंग्स है विमेन की, उसके साथ वो एक बहुत सब ऑप्टिमल चॉइस कर रही है, ग्रोथ एसेट्स में नहीं डाल रही है। तो ये बहुत बड़ा कारण है, और इंडिया में ये 40% लेस है, वर्ल्ड ओवर में मे बी 29%। तो हम बाकी वर्ल्ड से भी काफी थोड़े से पीछे हैं। तो इस गैप को क्लोज करना इसलिए भी जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि बिकॉज आई एम अ वुमन आई फील कि अच्छा विमेन अगेंस्ट मेन है, लेकिन आज विमेन जब क्रिएट करती हैं वेल्थ, तो इससे एक तो घर में स्टेबिलिटी आती है, दूसरे आपके मार्केट्स डीपन होते हैं। जैसे मैंने कहा, विमेन स्टे इन्वेस्टेड, दे आर रेगुलर इन्वेस्टर्स, डिसिप्लिन्ड। हम इतनी FII इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आज हमारी जो 400 मिलियन विमेन है वो इन्वेस्ट करने लग जाए, तो आप सोचिए मार्केट्स का क्या होगा। हमारे FII की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक मार्केट्स डीपन होते हैं, और सबसे ज्यादा देश में बहुत ज्यादा यू बिल्ड रेजिलियंस इन द कंट्री। एंड आई थिंक ये हमने थोड़ा सा जस्ट एक वो असेस किया कि अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। आपने जैसे कहा, मैं मारवाड़ी हूँ, तो ये सोचना तो जरूरी है कि अपॉर्चुनिटीज में क्या है। तो ऑलमोस्ट 40 ट्रिलियन रुपीस की अपॉर्चुनिटी है, 4 लाख करोड़ की ये अपॉर्चुनिटी है। अगर विमेन अपना पैसा जो सेविंग्स है उसको इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो आप सोचिए देश के लिए, हमारे घरों के लिए, कम्युनिटी के लिए और विमेन के लिए कितनी बड़ी ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बिकॉज अगर आप देखें हाउसहोल्ड गोल्ड में जी, वी रैंक नंबर 1 ग्लोबली। Correct. 25,000 टन, इतना तो किसी सरकार के पास नहीं है गोल्ड। तो दैट वेज तो विमेन हैव ऑलवेज गैदर्ड वेल्थ। मतलब मोदी जी को भी 2.5 लाख रुपए की छूट देनी पड़ी थी, कि उनको पता था स्टैंडर्ड 2.5 लाख रुपए लेडीज जो हैं वो बचा ही लेती हैं, पर्स से निकाल के या किसी भी तरीके से, या गुल्लक बना के अपना। सो विमेन हैव बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल ऑन सेविंग्स फ्रंट फॉर द हाउसहोल्ड, डेफिनेटली क्रिएटिंग दैट इमरजेंसी फंड इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंस टू द फैमिली। मैम, अगर आज आपको ये देखना पड़े कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज विमेन के लिए हमें क्या सॉल्व करनी है, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन आई हैव अंडरस्टूड, व्हाट वुड दैट बी? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको जरूरी है विमेन के लिए कस्टमाइज करके बनाना। जब, और ये मेरी लर्निंग है, जब हमने लक्ष्मी शुरू किया तो हमने सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसमें फाइनेंशियल लर्निंग्स थी, लिटरेसी, मतलब ब्लॉग्स और कंटेंट था, और एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म था। ये बहुत जल्दी हमें रियलाइज हो गया दैट वुमेन डू नॉट लुक एट लाइफ इन साइलोज। वो ये नहीं देख रही कि मुझे इन्वेस्ट करना है पैसा। ये मतलब ये अगेन इनफ स्टडीज टू से दैट मेंटली मेन थिंक इन कंपार्टमेंट्स एंड वुमेन डोंट। तो वो इस तरीके से नहीं सोची कि इन्वेस्टमेंट एक अलग कंपार्टमेंट है, और अगर है भी तो वो छूट जाता है। तो उनकी जो पूरी मनी जर्नी है वो एक एम्बेडेड जर्नी, यानी कि एक कनेक्टेड जर्नी होनी चाहिए। आज विमेन कहाँ है? आज टुडे देयर आर ऑलमोस्ट आई थिंक सम 300 मिलियन विमेन यूजिंग UPI। ठीक है, तो अगर आप दे आर स्पेंडिंग, अब वो डिजिटली एक्टिव है, लेकिन कैसे उसी में वो पूरा जर्नी उनका जो है स्पेंडिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, बोरोइंग, सारी एक जर्नी एम्बेड हो जाए। तो सबसे पहले तो वो सीमलेस एक सिस्टम हो जाए। सेकंड, आपने जैसे बात की कि क्रेडिट स्कोर है,
अब वो क्रेडिट और सिबिल स्कोर अगर अलग है वर्सेस एक ही प्लेटफॉर्म में वो भी असेस हो रहा है, तो आप देखिए कि कितना फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज यू आर सीइंग ऑल द पैटर्न्स एंड हाउ दे आर लुकिंग एट हाउ दे आर डूइंग दिस मनी जर्नी। सेकेंड, एक टाइम एफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। जैसे मैंने कहा हम बहुत सारी चीजें करते हैं, तो वो सब में क्या छूट जाता है, इन्वेस्टमेंट छूट जाता है कि अच्छा ये तो कोई कर लेगा, बाकी सारी चीजें मुझे टाइम नहीं है तो ये मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। सो हाउ डू यू मेक इट टाइम एफिशिएंट? सो आई थिंक इंक्रीज दैट कॉन्फिडेंस, रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये सिस्टम शुड एड्रेस ऑल ऑफ दिस फॉर women टू एक्चुअली एक्सेस इट। और दूसरा, ये जो पूरा हमारा जो हम हवा बना देते हैं अराउंड इन्वेस्टमेंट, इतना सारा टेलीविजन पे, इतना सारा हम ये पॉडकास्ट पे, सोशल मीडिया पे, जो हम I think the idea is to say that investing is not necessarily the same for every person. आज जिनको स्टॉक्स में बहुत थ्रिल होता है, स्टॉक्स स्टडी करने में और उसमें इन्वेस्ट करना, वो जरूर वो करें, पर जिनको एक फाइनेंशियल प्लान बिल्ड करना है, उसको बड़े सिंपली, इवन विद म्यूचुअल फंड्स, वो अपना फाइनेंशियल प्लान बिल्ड कर सकते हैं। उनको ना तो रोज टेलीविजन देखने की जरूरत है, ना अखबार पढ़ने की जरूरत है, ना उनको पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो समझने की जरूरत है। उनको एक सिंपल एसेट एलोकेटेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करने की जरूरत है, और उसको मे बी हर 6 महीने में एक बार रिव्यू कर लें। तो उसको एक, आई थिंक इवन दैट होल आइडिया अराउंड इन्वेस्टिंग एंड मनी मैनेजमेंट नीड्स टू बी अ लॉट मोर relatable and accessible for women. So journey has to be integrated completely. It has to be integrated. Integrated journeys always make for better journeys versus trying to do this in separate silos. कि अच्छा आप banking यहाँ कर लें, savings यहाँ कर लें, invest यहाँ कर लें, borrow यहाँ कर लें, payment यहाँ कर लें. हमने एक बार we addressed an entire crowd, RBIH organization है, RBI की innovation जो hub है, तो उसमें वी मेट ऑलमोस्ट आई थिंक 100 जेन जी मेन, बॉयज एंड गर्ल्स। तो जब हमने पूछा, बॉयज को पूछा आपके पास क्या क्या फाइनेंशियल एप्स है, तो बॉयज ने बोला हमारे पास पेमेंट ऐप है, एक इन्वेस्टमेंट ऐप है, एक ट्रेडिंग ऐप है। वुमेन से पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा पेमेंट ऐप। सो the reason is that it is because we can't do this in separate compartments. So वही पेमेंट ऐप अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ऐप भी बन जाए, इंश्योरेंस ऐप भी बन जाए, अराउंड 360 डिग्री फाइनेंशियल ऐप बन जाए, तो एक फीमेल मोर मोटिवेटेड होगी और शी विल बी एबल टू इन्वेस्ट। इसीलिए हमने लक्ष्मी पे लॉन्च किया। तो आवर प्लेटफॉर्म इज लक्ष्मी पे, व्हिच इज अ यूपीआई पेमेंट टू सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग एंड बोरोइंग। Lovely. So you are starting that ecosystem. We've already started. Oh, great. मैम, एक जगह और है जहां पे अभी भी फीमेल डायरेक्टली ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, वो है इंश्योरेंस। जी, इंश्योरेंस इज स्टिल अगेन आई फील अ वेरी फैमिली प्रोडक्ट एंड नॉन फीमेल, मतलब उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है, उसके अराउंड शायद उतने प्रोडक्ट्स नहीं है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन? आई थिंक प्रोडक्ट्स तो बहुत है, आई डिसएग्री ऑन दैट। प्रोडक्ट्स हैं, आई थिंक उसकी अवेयरनेस नहीं है। और देखिए, इंश्योरेंस हमारे देश में तो एक पुश प्रोडक्ट है। आज भी nobody says insurance is the hardest to sort of convince people to take. इसीलिए वो LIC का मॉडल बड़ा it was very successful because you had some relative coming to your house and saying अब आप 18 साल के हो गए, ये इंश्योरेंस ले लो, राइट? तो आप वो मरते क्या ना करते, अच्छा ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। बट आई थिंक इंश्योरेंस टुडे, द innovation around insurance products, the democratization of insurance is very, very, I think it's amazing. But my question is, do you have something specific for female? Absolutely. So you will get, other than your policy covers that will cover maternity or any sort of breast cancers, etc. There's cervical cancer. There's lots of things that are available for women, and they're sachets. You can literally buy them for 20 rupees, 30 rupees, 50 rupees every month. तो ये बहुत democratized भी हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि वो पहुंचता ही नहीं है विमेन तक, वो एक अवेयरनेस नहीं है। और सेकंड, वुमेन्स अपटेक ऑफ इंश्योरेंस, अगेन हमने ये लक्ष्मी सर्वे जब किया था तो हमने देखा ऑलमोस्ट 60% वुमेन, दिस इज मास मिडिल इनकम वुमेन, पोस्ट कोविड हैड नो इंश्योरेंस, नो हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड के बाद भी। तो वुमेन्स अपटेक ऑफ इंश्योरेंस इज नेचुरली लो, क्योंकि हम सोचते हैं कि पहले हम सबका ध्यान रख ले, फिर हम हमारा ध्यान रखेंगे, राइट। और या फिर हम अपने हस्बैंड पे डिपेंड करते हैं कि उन्होंने तो ले ली होगी एक हमारी फ्लोटर पॉलिसी, या तो हस्बैंड पे डिपेंड करते हैं, या फिर अच्छी चीज ये है कि आजकल कॉर्पोरेट्स इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो एटलीस्ट वो एक बिगिनिंग स्टेप हो जाता है। पर जिनके पास नहीं है,
जो जॉब में नहीं है एटसेट्रा, वो दे कैन, देयर इज अ लॉट ऑफ इंश्योरेंस एंड आई फील in fact insurance and democratization of insurance has grown by leaps and bounds over the last 1 decade. Wow. The only challenge is women wanting, like women learning that this is available. और अब तो गवर्नमेंट की स्कीम है, 30 रुपए में एक वुमन एक इंश्योरेंस ले सकती है, पर कितनी महिलाओं ने जाके लिया जी. सो आई थिंक ट्रांसलेशन ऑफ दैट, जैसे मैंने कहा, उसको रिलेटेबल करना. यू नो, हम हमारी महिलाओं को, हमारी लेडीज को ये बोलते हैं कि आप जैसे सीट बेल्ट एयरप्लेन में बैठते हो तो पहले खुद का सीट बेल्ट लगाते हो ना, फिर आप कहते हो कि अच्छा किसी और का, यू नो, फिर आप अपने बच्चे का ध्यान रखते हो. तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि फर्स्ट यू टेक इंश्योरेंस फॉर योरसेल्फ इफ यू हैव टू इवन टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन. परफेक्ट. तो मैम आपने पूरा हमें 360 डिग्रीज दिया. आई हैव सम क्विक 10 क्वेश्चंस फ्रॉम यू व्हिच आर रैपिड फायर, सो सिंगल आंसर्स व्हिच कम टू योर माइंड. SIP या lump sum, first investment of a female? I think both. Both, okay. FD या equity, first investment for a female? Equity. Equity, not FD, okay. Because you asked equity, you asked first, so I'm assuming this is when I'm young of age and I know that I have time on my side. FD से मत start करना. एक financial product जो इंडिया की हर 18-year-old लड़की के पास होना चाहिए. I think an equity SIP. टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, अगर सिर्फ एक ही अफोर्ड कर सकूं तो क्या लूं? ये तो आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड चॉइस टू मेक. हेल्थ तो आपके पास होनी ही चाहिए, इररिस्पेक्टिव व्हाटएवर. टर्म आपके पास तभी होनी चाहिए जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटीज है, तब नहीं. परफेक्ट. गोल्ड एसेट है या इमोशनल लायबिलिटी? देखिए, अब अगर मैं इमोशनल लायबिलिटी बोलूंगी तो आज की जो प्राइसेस है सब मुझे जूते मारेंगे. लेकिन आई थिंक इट इज बोथ. I think it is an asset class if placed rightly in your portfolio, which is 5 to 10%. It's a great asset class. And it is, our emotional connect with gold is always been high. क्या लड़कियों को अपनी सारी सैलरी अपने पार्टनर को बतानी चाहिए या थोड़ा बचा देना चाहिए? I think candid financial conversation और transparency बहुत जरूरी है in any relationship. तो बिल्कुल बताना चाहिए. Perfect. सबसे overrated financial advice जो women को दी जाती है? FD कर लो. ओके. रिटायरमेंट प्लानिंग कब से शुरू करनी चाहिए? The day you start earning. ओके. इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करिए. असली फाइनेंशियल फ्रीडम वो है जब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से, अपनी चॉइसेस के हिसाब से जी सकती हूँ. Thank you so much, ma'am. It was wonderful hosting you on this Women's Day, and what you have given to women with Lakshmi, with your own thought process, knowledge is phenomenal. Thank you so much for coming to my podcast. Thank you Sanjay for having me. Really looking forward to Thank you. seeing. तो गाइस, अगर आप यहाँ तक आ गए हो यानी आपने एपिसोड कंप्लीटली देख लिया, आप कुछ चीजें करनी है. आपकी टॉप 5 लर्निंग्स मुझे बता दीजिए कि इस एपिसोड से क्या रही हैं. पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करना, एटलीस्ट अपने 5 से 10 दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी समझ आए कि एक सीनियर फंड मैनेजर किस तरीके से सोचता है. और किस गेस्ट को और किस टॉपिक को देखना चाहते हो इस चैनल पे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट. जय हिंद, जय भारत.